बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें मेरे पास। पहली खबर इमरान खान के एक साथी की है और क्या हुआ ऐसा कि जो मोर्चा दिया गया था वहां से पीछे हटना पड़ा और इसका तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर पड़ा, इसकी कहानी जो है वो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और दूसरी वीडियो वज़ीर आज़म हाउस से मुतल्लिक है और ये कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। राय साहब, पहली खबर जो है वो उस सियासी कारकुन की है इमरान खान के जो उनके बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज काफी अर्सा पहले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान के करीबी साथियों में उनका शुमार होने लग गया। अब ये जो रजीम चेंज हुई और जिस रात हुकूमत गिराई गई, इस साथी का बुनियादी किरदार है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये साथी इमरान खान के, जो अपने आप को सियासी वर्कर कहते हैं, सियासी कारकुन कहते हैं, अगर डट जाते तो शायद हालात आज डिफरेंट होते। फिर उन्होंने एक खौफनाक फोन कॉल का भी जिक्र किया और ये कहानी जो वो बयान कर रहे हैं और जो उन्होंने इमरान खान साहब को सुनाई और फिर हमने कुछ वीडियोस भी देखी जब वो असेंबली में दाखिल हो रहे थे तो उनके साथ कौन कौन लोग थे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। राज साहब, ये शख्सियत अब आपको मंजर पे नजर भी नहीं आ रही। इमरान खान की जितनी भी तकरीरें होती हैं, जहां भी वो जाते हैं, किस सेमिनार में भी आपको ये शख्सियत उनके साथ नजर नहीं आती। और ये जो खबर हमारे पास है और अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, इसके मुताबिक अब इख्तलाफात कहीं ना कहीं मौजूद हैं और खान साहब बकायदा इस साथी का नाम लेकर जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि इसकी वजह से हालात मुख्तलिफ हुए। अगर ये डट जाता तो शायद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा मुख्तलिफ होता, वो सियासी मंजरनामा जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की आवाम पे पड़ रहा है। खान साहब की स्ट्रगल दोबारा शुरू हो गई, लेकिन मैं स्ट्रगल के बारे में ये कहता हूं कि पहले हुकूमत थी, लेकिन जो सियासी सफर है वो खान साहब का इस जब हुकूमत गिरी उसके बाद शुरू हुआ है। और आज हम जिस तरह वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, एक कामयाब सियासतदान की शक्ल में वो पाकिस्तान के सामने, पूरी कौम के सामने जो है वो नजर आए हैं। राज साहब, ये शख्सियत कौन है, इसकी तफसीलात हमें बताएं और इस शख्सियत के हवाले से बताएं कि क्या किरदार अदा किया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, क्या हुआ, कौन से लोग आए, किस शख्सियत का टेलीफोन आया जिसकी वजह से ये साथी जो इमरान खान के का दम भरते रहे, इन्हें अपनी पोजीशन को तब्दील करना पड़ा। और वो मोर्चा जिस पर इमरान खान ने इनको खड़ा किया था कि यहां से मत हिलना, ये हिल गए और वो जंग जो पाकिस्तान की पूरी कौम की जंग थी, इमरान खान की जंग थी, वो हार गए। देखें हाशमी साहब, जिस पुरस्कार फोन कॉल का आपने जिक्र किया, मैंने इस कॉल के मुतल्लिक सबसे पहले स्टोरी की थी। मैंने अपने चैनल पर, टीवी चैनल पर जिसके लिए मैं काम करता हूं, वहां भी मैंने इसी कॉल के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और उसके बाद मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर एक वीलॉग भी किया था इसी पुरस्कार कॉल पर। तो उस वक्त पीटीआई के दोस्त बड़े नाराज हो रहे थे और उनका कहना था कि ना तो इस किस्म की कोई कॉल आई और ना ही इमरान खान साहब के किसी करीबी साथी ने इस किस्म की किसी कॉल का असर लिया। अब हाशमी साहब, इसमें अहम बात यह है कि सहाफ़ियों के पास अपने ज़राए से बहुत सी खबरें वक्त से पहले आ जाती हैं। जाहिर है कि सहाफ़ियों के जो ज़राए होते हैं वो हुक्मरान जमात में भी होते हैं, इसी तरह ताकतवर हलकों में भी होते हैं। जो आपकी अपोजिशन जमातें होती हैं उनके रहनुमाओं से भी आप राब्ते में रहते हैं, ब्रीफिंग्स भी अटेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाते हैं, ऐवान सदर भी जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से ज़राए से खबर मिल जाती है। लेकिन जब आप वक्त से बहुत पहले खबर दे दें तो बहुत से लोग ये सवालात करना शुरू कर देते हैं कि ये खबर तो टीवी चैनल्स पर नहीं चली, ये खबर किसी अखबार में शाया नहीं हुई, तो ये खबर दुरुस्त कैसे हो सकती है। यानी अगर टीवी चैनल्स के ऊपर चलने के बाद ही हमने खबर देनी है, अगर अखबारात में शाया होने के बाद ही खबर देनी है, तो फिर सहाफत का और जो सहाफ़ी ज़राए के जरिए ब्रेकिंग न्यूज़ और हकायक लोगों के सामने लेके आते हैं, फिर तो उस पूरी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हाशमी साहब, ये जो इंकशाफ खान साहब ने पहली मर्तबा किया है, ये असल में उस रात के मुतल्लिक है
जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब की बतौर वज़ीर-ए-आज़म आखिरी रात थी। और ये वही रात थी हाशमी साहब कि जब ये इतलात फैलना शुरू हो गई। चूंकि मैं इस्लामाबाद में सहाफ़त करता हूं, तो मैं उस वक्त ये जो इवेंट्स हो रहे थे, कौमी असेंबली में जो इजलास चल रहा था, उसको कवर भी कर रहा था। मेरी जो पूरी टीम है, जिस चैनल को मैं हेड करता हूं, मेरी जो पूरी टीम है वो उस वक्त कौमी असेंबली के इजलास को भी कवर कर रही थी। रेड जोन में मौजूद थी, जहां प्राइम मिनिस्टर हाउस मौजूद है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, और वो सुप्रीम कोर्ट जो आधी रात को खुलने के बिल्कुल करीब थी, या आप कह सकते हैं कि खान साहब को एक धमकी नुमा पैगाम भिजवाया गया कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलने वाली है। तो वो सारी एक्टिविटी मैं खुद और मेरी जो टीम है वो कवर कर रही थी। अब हाशमी साहब जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, और जो पहली मर्तबा उन्होंने अपने सबसे करीबी साथी के मुतल्लिक बात की कि उसको एक कॉल आई और वो उस कॉल के ऊपर आप कह सकते हैं कि दबाव ले गया और मेरी बात उसने मानने से माजरत कर ली। तो ये उस रात का जिक्र है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुबैना तौर पर बरतरफी के अहकामात के मुतल्लिक एक अफवाह फैली, एक इतला फैल गई। यानी जिस दिन कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो रही थी, उसी रात को इमरान खान साहब ने काबीना का एक हंगामी इजलास बुलाया। और जैसे ही खान साहब ने काबीना का हंगामी इजलास बुलाया, तो उसी वक्त यह खबर फैल गई कि खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया है। अब जब यह खबर फैली हाशमी साहब, या आप कहें कि यह इतला फैली, तो इसका इतना जोर था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पुरस्कार नोयत की पटिशन चली गई। और उस पटिशन में यह कहा गया, उस दरखास्त में यह कहा गया कि आर्मी चीफ की जो मुमकिना बरतरफी है, इसको रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इकदाम करे। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि ये जो इतला थी या ये जो अफवाह थी, ये इसका कितना जोर था। और चूंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद में सहाफत करते हैं, तो हमें पता है कि उस वक्त इस्लामाबाद में कितनी एक पैनिक किस्म की सिचुएशन थी, कितना पैनिक था, और उस वक्त किस किस्म की सूरत हाल थी। अब हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने दो चीजें बताई कि मैंने कुछ एंकर्स को बुला लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और मुझे पता है कि उस वक्त खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ एंकर्स को बुलाया जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद थे। मैं चूंकि उस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद था और मोबाइल के सिग्नल्स नहीं थे, तो मैं उस ब्रीफिंग को अटेंड करने नहीं जा सका। अब खान साहब कहते हैं कि मैंने जब उन एंकर्स को बुलाया, उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। हमने एक हिकमत अमली तय कर रखी थी, यानी स्पीकर कौमी असेंबली के साथ मिलकर, डिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर, कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर तो है कि आप वोटिंग करवाएं और कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं, लेकिन हमने ये हिकमत अमली तय कर रखी थी कि कम से कम 4 दिन तक हमने यहां पर बहस चलानी है, यानी 4 दिन तक वोटिंग नहीं करवानी। और ये खबर भी मैंने अपने चैनल पर ब्रेक की थी कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, लंबे लंबे मुबासे करेंगे, और इस सेशन को इस तरह से कंक्लूड नहीं होने देंगे कि आज ही के दिन में को वोटिंग हो जाए। यानी सेशन जो है वो एक से ज्यादा दिन एक ही सेशन चल सकता है, और उसको एक ही सेशन कंसीडर किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मंडे को सेशन शुरू होता है और उसके बाद मंडे की शाम को वो मुलतवी होता है ट्यूसडे के लिए, फिर उसके बाद बुध के लिए, जुमरात के लिए, तो उसको एक ही सेशन कंसीडर किया जाता है। तो प्लान ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सेशन तो एक ही हो, लेकिन वोटिंग एक ही दिन में ना हो। अब हाशमी साहब, एक तरफ ये इतलात कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान साहब ने बरतरफ कर दिया, ये अफवाह। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कैबिनेट का इजलास बुला लिया हंगामी, और कैबिनेट का इजलास जो बुलाया खान साहब ने, उसके मुतल्लिक अब खान साहब ने यह इंकशाफ किया है कि वो मैंने इसलिए बुलाया था हंगामी तौर पर कि मुझे बताया गया कि ये अमरीकी जो मरासला है, इसको जब मैं डी क्लासीफाई करूंगा, यानी मुख्तलिफ लोगों को भेजूंगा, चीफ जस्टिस को या अस्करी क़यादत को और पार्लियामेंट में, तो मुझ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, कोई आर्टिकल 6 के तहत ये गद्दारी का मुकदमा भी बना सकते हैं। ये खान साहब को उनकी कानूनी टीम ने ब्रीफ किया। तो खान साहब ने
कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलाई और कैबिनेट से इंडोर्स करवाया, इसको अप्रूव करवाया कि इसको डी क्लासिफाई किया जाए। यानी एक मखसूस हद तक इसको डी क्लासिफाई करवाया गया ताकि ये स्पीकर कौमी असेंबली को भेजा जाए, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली को भेजा जाए, चेयरमैन सेनेट को भेजा जाए, चीफ जस्टिस को भेजा जाए, और खास तौर पर स्पीकर कौमी असेंबली और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली को इसलिए भेजा जाए ताकि वो इसकी बुनियाद पर रूलिंग दें कि ये एक अमेरिकी साजिश है, इस मरासले के जरिए ये अमेरिकी साजिश साबित होती है, इसलिए अब इस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती। अब ये पूरा खान साहब ने प्लान बनाया हुआ था, कैबिनेट से इसके ऊपर मंजूरी भी ले ली, लेकिन दूसरी जानिब इतलात ये फैल गई कि खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया और फिर बीच में हेलीकॉप्टर्स की एक कहानी आ गई जिसके ऊपर बीबीसी ने स्टोरी की और बीबीसी ने यह कहा कि इमरान खान साहब ने तो आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया था और बाद में खान साहब ने कोई नए कोर कमांडर्स जो हैं वो भी तैनात कर दिए थे और खान साहब तवक्को ये कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर में अब ये नए जो कोर कमांडर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचेंगे। लेकिन एक हेलीकॉप्टर आया तो सही, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम थे। यानी खान साहब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कोर कमांडर्स आएंगे जो मैंने नए तैनात किए हैं बीबीसी की स्टोरी के मुताबिक, लेकिन जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम वहां पर अनइनवाइटेड गेस्ट के तौर पर पहुंच गए। अगरचे बीबीसी की ये जो स्टोरी थी ये बाद में गलत साबित हुई, DGISPR ने भी ISPR ने इसकी तरदीद की और अब खान साहब ने भी कम से कम इस हद तक इसकी तरदीद की है कि कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस दिन, कोई उस दिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा या DGISI जनरल नदीम अंजुम प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं आए थे। लेकिन खान साहब ने एक खौफनाक कॉल के मुतल्लिक जरूर इंकशाफ किया है जो कि असद कैसर को आई थी। यानी एक ऐसी कॉल जिसके ऊपर असद कैसर खौफ का शिकार हो गए और बेबस हो गए। और ये जो पूरा मामला है हाशमी साहब, ये खान साहब ने बताया कि जब मैंने एंकर्स के साथ मीटिंग खत्म कर ली तो हमारे मामलात बिल्कुल ठीक जा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त सिम में जा रहे थे। हम मुतमईन थे कि 4 दिन हम इस बहस को चलाएंगे और 4 दिन के अंदर अंदर हम कोई ऑप्शन निकाल लेंगे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि ये एक बदतरीन गैर मुल्की साजिश है। लेकिन हमें 4 दिन का जब टाइम मिलता तो हम अपने जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब खान साहब कहते हैं कि असद कैसर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए और ये बात मेरी अपना आंखों देखा हाल है कि किस तरीके से कौमी असेंबली से असद कैसर वहां से निकले थे और वहां पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी डाउन थी, बहुत ही आप कह सकते हैं कि घबराए हुए थे। और उस वक्त भी जराए से हमें ये पता चल गई थी खबर कि असद कैसर को एक टेलीफोन कॉल आई है। अब खान साहब कहते हैं कि असद कैसर से जब मैं मिला प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग करने के बाद एंकर्स के साथ, तो मैंने देखा कि असद कैसर का रंग जर्द पड़ा हुआ है, उनके जो चेहरे की रंगत है वो बिल्कुल पीली है, वो कांप भी रहे हैं, उनकी टांगे भी कांप रही हैं, थरथरा रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये असद कैसर को क्या हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि असद कैसर आपकी तबीयत ठीक है, ये आपको क्या हो गया है? तो असद कैसर ने उस वक्त खान साहब के बकौल उनको बताया कि उनको एक कॉल आई है और उनसे ये कहा गया है कि या तो आपने आज ही के दिन में वोटिंग करवानी है तहरीक अदम एतमाद पर, और अगर आपने तहरीक अदम एतमाद पर आज के दिन वोटिंग नहीं करानी तो आप खामोशी से इस्तीफा दे दें, यानी स्पीकर कौमी असेंबली के ओहदे से अलग हो जाएं, वरना ताहयात नाअहली के लिए तैयार हो जाएं। ये असद कैसर ने बताया इमरान खान साहब को। अब इमरान खान साहब ने जब ये बात सुनी, जाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अंदाजा हो गया होगा कि ये कॉल कहां से आई और प्रॉबेबली असद कैसर ने भी बता दिया होगा। तो खान साहब कहते हैं कि मैंने असद कैसर को कहा कि आप इस कॉल की परवाह ना करें। जाहिर है कि खान साहब को पता था कि उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी है, जो कि अब साबित भी हो गया है, और खान साहब भी सबसे मकबूल लीडर हैं। और खान साहब के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि खान साहब मुश्किल तरीन लम्हात में भी नहीं घबराते, मुश्किल तरीन लम्हात में भी नहीं घबराते। जो खान साहब की हुकूमत के आखिरी चंद हफ्ते चल रहे थे, कई मरतबा खान साहब के साथ इंटरेक्शन हुआ, लेकिन खान साहब हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए।
अब खान साहब कहते हैं कि मैंने असद कैसर को कहा कि आप घबराएं नहीं, जिस तरह से हमने तय किया है आप उसी हिकमत अमली के तहत चलें, यानी इसको आप 4 दिन तक लेकर जाएं बहस, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं अभी भी, तहरीक इंसाफ और मैं आपकी पुश्त पर खड़े होंगे। लेकिन खान साहब के बकौल जो उन्होंने इंकशाफ किया उसमें असद कैसर ने कहा कि मैं तायात नायल हो जाऊंगा, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, और उन्होंने एक तरह से अपनी बेबसी का इजहार किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि असद कैसर ने बेवफाई की, कुछ लोग कहते हैं गद्दारी की, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको इतना प्रेशराइज किया गया, इतना उनके ऊपर दबाव डाला गया कि उसके ऊपर असद कैसर ने इमरान खान साहब से माजरत कर ली। खान साहब ने कहा कि असद कैसर ने माजरत कर ली कि मैं तायात नायल हो जाऊंगा, और पता नहीं क्या क्या धमकियां दी गई होंगी असद कैसर को, जो कि जाहिर है कि हमारे इल्म में नहीं है, शायद खान साहब के इल्म में हो, और जाहिर है कि असद कैसर को पता होगा। अब खान साहब कहते हैं कि अगर उस दिन असद कैसर डट जाते, अगर वो मेरी बात मान लेते, तो फिर आज हालात मुख्तलिफ होते। यानी खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि अगर उस दिन असद कैसर उस टेलीफोन कॉल का दबाव ले, जिस तरह से उन्होंने लिया, इस तरह से वो कॉल का दबाव ना लेते, यानी उसके ऊपर डट जाते, तो फिर हालात मुख्तलिफ होते। तासुर यह है कि हम फिर हुकूमत ना गिरने देते। और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि हमारे और भी लोगों को कॉल्स आई, बहुत से लोगों को कॉल्स आई, तो फिर जाहिर है कि जिस तरीके से अब सब लोग, तो हाशमी साहब इस तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े कट्टर नजरियाती हैं, और वो खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन हर कोई इतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो खान साहब ने कहा कि हमारे और भी साथी ऐसे हैं जिनको इसी किस्म की कॉल्स आई, तो जिस तरह से हमारी तवक्को थी कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, उस तरह से वो उस वक्त खड़े नहीं हुए। फिर खान साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया इसी रात के मुतल्लिक, क्योंकि ये हाशमी साहब बड़ी पुरस्कार रात है, और पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस रात का जो जिक्र है ये आप देखेंगे कि बार बार लिखा जाएगा। खान साहब यहाँ से रुखसत हुए थे एक डायरी लेकर, और चूंकि मैं आई विटनेस हूँ, ये तमाम जब वाकयात हो रहे थे और मैं जब ये तारीख बन रही थी, तो मैं बतौर सहाफ़ी, और भी जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं वो इस तारीख का हिस्सा थे। तो खान साहब ने यह भी कहा कि हमें तो पहले से रिपोर्ट्स मिल गई थी कि ये किस तरह से हमारी हुकूमत गिराने के लिए साजिश हो रही है। तो मैं उस वक्त जो न्यूट्रल्स के पास गया था, ये इंकशाफ भी खान साहब ने अब पहली मर्तबा किया है कि जब मैं न्यूट्रल्स के पास गया था तो मैंने ये कहा था कि आप शहबाज शरीफ को मुसल्लत कर रहे हैं इस मुल्क पर। क्या आपने शहबाज शरीफ के करप्शन के केसेस नहीं देखे? अगर आपने शहबाज शरीफ के करप्शन के केसेस देख रखे हैं, तो फिर आप शहबाज शरीफ को कैसे इस मुल्क पर मुसल्लत कर सकते हैं? फिर खान साहब ने यह भी बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी के हवाले से कोई मैंने इकदाम नहीं किया था। ये एक झूठी इतला किसी ने फैला दी थी, गालबन जो तहरीक इंसाफ का मुखालिफ सोशल मीडिया सेल है, मरियम नवाज इस सिचुएशन को मजीद एक्सप्लॉइट करना चाहती थी, तो ये इतला फैला दी गई थी। ना ही खान साहब ने कोई नए कोर कमांडर्स का तकर्रुर किया था, ना ही किसी हेलीकॉप्टर ने जाकर वहां पे उतरना था जिसका कोई खान साहब इंतजार कर रहे थे। तो अब खान साहब ये कहते हैं कि असद कैसर ने उस तरह से दलेरी नहीं दिखाई जिस तरह से उनको दलेरी दिखानी चाहिए थी। और इसमें हाशमी साहब अब एक अहम बात यह भी है कि असद कैसर तहरीक इंसाफ के जाहिर है कि मरकजी रहनुमाओं में शुमार होते थे, उनको स्पीकर कौमी असम्बली जैसा बड़ा अहम ओहदा दिया गया था। लेकिन लगता यह है कि खान साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रंजिश उनके दिल में जरूर है असद कैसर के हवाले से, क्योंकि असद कैसर अब उतने करीब नजर नहीं आते इमरान खान साहब के जितने करीब वो पहले थे। और ये एक कुदरती बात भी है कि इमरान खान साहब की वजह से असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली बने थे। पूरी तहरीक इंसाफ जो है ये सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है। ये इमरान खान साहब का करिश्मा है जो तहरीक इंसाफ के ऐसे लोगों को, जिनको कोई भी इलेक्शन लड़ने का हुनर नहीं आता था, जिनकी पीछे इलेक्शन लड़ने की कोई लंबी चौड़ी तारीख नहीं थी, लेकिन खान साहब की वजह से उनको वोट मिले, वो असेंबलियों में आए, उसके बाद खान साहब की वजह से उनको वजारतें मिली, उनको एक पहचान मिली।
इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े खरे लोग हैं, जो खान साहब के साथ खड़े हैं। असद कैसर भी खरे लोगों में शामिल थे, खरे लोगों में शामिल हैं अभी भी। लेकिन जाहिर है कि हर शख्स की अपनी एक कैपेसिटी होती है, और खान साहब की बातों से लगता है कि असद कैसर उस वक्त उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके, और खान साहब ने अब असद कैसर को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा हुआ है। उस तरह से असद कैसर खान साहब के करीब नजर नहीं आते जिस तरह से पहले थे। तो साहब, ये बहुत तफसील के साथ आपने उस रात की कहानी सारी बता दी, लेकिन इसमें ये भी है, आप क्योंकि इस्लामाबाद में हैं और आपने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा भी कि उस रात हुआ क्या, जो बुनियाद बना इस हुकूमत की जाने की, और क्या बुनियादी ऐसी और भी चीजें थी जिसे हम कह सकते हैं कि ये भी अवामिल कार फरमा थे। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ ऐसी बातें भी की गई कि एम्बुलेंसेज आ गई, गाड़ियां बख्तरबंद भी पहुंचा दी गई, और इसके साथ साथ जो प्रिजनर वैन थी वो भी पहुंचा दी गई। और फिर चूंकि असद कैसर साहब का आपने बताया भी तफसील के साथ, तो 2 दफा वो गए असम्बली में और फिर वापस आ गए। प्रोटोकॉल लगता है और फिर वापस हो जाता है, और फिर कहा जाता है कि असद कैसर को दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला लिया गया। और अगर आपको याद हो, असम्बली की एक फुटेज भी सामने आई थी जिसमें परवेज खटक साहब अंदर दाखिल होते हैं और कोई अच्छा मूड उनका नहीं था, और परवेज खटक साहब बहुत करीबी हैं इमरान खान साहब के भी, और वो साथ साथ थे असद कैसर के, लिफ्ट में दाखिल हुए, और फिर कुछ सहाफियों ने उनसे सवाल भी किया, तो कोई अच्छा वाकया वहां पर भी पेश नहीं आया था। और एक टेंशन नजर आई थी उस रात लोगों के चेहरों के ऊपर, और जो कैमरे के सामने चेहरे हमारे पास टेलीविजन स्क्रीन पे हमें नजर आ रहे थे, क्योंकि ताकुब में थे लोग, खबर के सहाफी भी, और आप भी वहां पर मौजूद थे। तो जो जिसके हाथ लग रहा था, कोई अच्छी खबर, कोई प्रोटोकॉल हो, चाहे लोग अंदर आ रहे हों, असेंबली की खबरें हों या विजुअल्स आ रहे हों, वही एक टेंशन वाला माहौल था जिसकी कीमत आज पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा है। हाशमी साहब, देखे, मैं उस वक्त जब कौमी असेंबली के अंदर मौजूद था, कौमी असेंबली का इजलास भी बड़ा लंबा हो गया था, तो मेरी पूरी रिपोर्टिंग टीम भी वहां पर चूंकि मौजूद थी, कौमी असेंबली के बाहर भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर भी। तो हमारा एक जो रिपोर्टर साथी था वो आया और उसने मेरे कान में थोड़ी सी, आप कहें कि विस्पर की, और उसने कहा, बॉस एक बड़ी खबर है। तो मैंने कहा, अच्छा बताएं क्या बड़ी खबर है। तो उसने कहा कि बाहर कैदियों वाली वैन आ गई है। तो मैं बड़ा चौंक उठा। मैंने कहा, कैदियों वाली वैन पार्लियामेंट के बाहर? उसने कहा। मैंने कहा ओके। तो मैं, हाशमी साहब, उसको मैंने डायरेक्टिव्स दिए। मैंने कहा सबसे पहले तो इसका आप वीडियो क्लिप बनाएं और हेड ऑफिस में इस वीडियो क्लिप को आप ट्रांसमिट करें, ताकि जल्दी ये खबर जो है वो चल सके, क्योंकि ये एक बहुत गैर मामूली बात थी कि पार्लियामेंट के बाहर कैदियों की वैन आ गई। खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, हुकूमत अभी कायम थी, यानी हुकूमत नहीं गिरी थी। तो ये कैदियों की वैन आखिर किसको लेने के लिए आई है? अब चूंकि हमने आगे ये इसको इन्वेस्टिगेट भी करना था, लेकिन पहले हमने उसकी फुटेज बनवाई, वीडियो बनवाई, वो हमने उसको खबर के तौर पर नशर भी किया। इस हद तक ये नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त तो क्लियर नहीं था कि ये कैदियों की वैन किसको लेने आई है, लेकिन इस हद तक हमने खबर चला दी कि कैदियों की वैन जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई है। ये बड़ा एक गैर मामूली वाकया था। लेकिन उसके बाद हमने बतौर सहाफी खोज लगाने की कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैसेज किए कि ये कैदियों की वैन कहां से आई है। फिर हमने पुलिस से राब्ता किया, यानी पुलिस के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं उनसे राब्ता किया कि जनाब ये जो कैदियों की वैन है ये पार्लियामेंट हाउस में क्यों आई है, क्या यहां पर कोई गिरफ्तारियां होने वाली हैं। और उसी वक्त खबर ये आ गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खुल गई, और फिर पुलिस जराए से ये खबर लॉन्च कर दी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं ये अब निकल आए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब। क्योंकि हाशमी साहब, इनके लिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट होते हैं, तो सबसे पहले वायरलेस जो चलता है वो पुलिस के पास चलता है, उसके बाद दीगर सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनके पास ये वायरलेस चलता है। तो जब ये वायरलेस चलता है तो जराए से साफी फिर खबर हासिल कर लेते हैं कि अच्छा कोई एक्टिविटी होने वाली है। तो उस दिन जानबूझकर उस वायरलेस की खबर लॉन्च की गई, साफियों को खुद बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट रवाना होने वाले हैं और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलने वाली है। अब यहां से हम सब के लिए एक मिस्टीरियस सिचुएशन इसलिए थी कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कौन है जो यहां पे कैदियों की वैन भेज रहा है, ये क्या हो रहा है कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल रही है,
ये क्या हो रहा है कि आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल रही है, एक रिपोर्टर को हमने इमीडिएटली फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना किया, एक को सुप्रीम कोर्ट रवाना कर दिया, कुछ रिपोर्टर्स को कौमी असेंबली में छोड़ा, मैं खुद कौमी असेंबली के बाहर खड़ा हो गया ताकि पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करूं। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह थी हाशमी साहब कि ये जो तमाम इकदाम थे ये उस वक्त हुकूमत की जानिब से नहीं किए जा रहे थे, और हुकूमत से बाला बाला बहुत से ऐसे इकदाम हो रहे थे जिनकी कानो कान हुकूमत को खबर नहीं थी। यानी अभी वोटिंग भी नहीं हुई थी और अमली तौर पर हुकूमत को खत्म कर दिया गया था। अब हाशमी साहब, खान साहब जब वहां से निकले, जब ये सुप्रीम कोर्ट की भी खबर आ गई, असद कैसर ने भी हथियार फेंक दिए और असद कैसर ने फिर इस्तीफा दे दिया। अब असद कैसर के इस्तीफे के बाद असल में कोई और ऑप्शन रह नहीं गया था, क्योंकि असद कैसर ने जब इस्तीफा दिया तो फिर पैनल ऑफ चेयर जो होता है उसने फिर कौमी असेंबली के इजलास की सदारत करनी होती है, और अय्याज सादिक ने आओ देखा ना ताओ देखा और वो फिर स्पीकर की सीट पर बैठ गए। यानी पूरा प्लान था कि असद कैसर को ओहदे से हटाना है और उसके बाद अय्याज सादिक बैठेंगे और फिर वो गिनती करवा देंगे। तो ये जो पूरी सिचुएशन थी ये हमारे लिए इसलिए बड़ी मिस्टीरियस थी कि आखिर ये शॉट्स सारे कौन खेल रहा है। और जाहिर है कि फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इन राजों के ऊपर से पर्दा उठता गया, और खान साहब के मुतल्लिक फिर आखिरी खबर ये आई, शहबाज गिल और इमरान खान साहब आखिरी दो अफराद रह गए थे वहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और आखिरी जो दो अफराद थे वहां से निकले, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और वहां से वो बनी गाला गए। अमूमन खान साहब इतनी रात तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठते थे, शाम के वक्त वो बनी गाला चले जाते थे। यानी वो बनी गाला को उन्होंने कोई कैंप ऑफिस भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, लेकिन वो रहते बनी गाला में थे। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है इसको सिर्फ वो सरकारी मसरूफियात के लिए इस्तेमाल करते थे, और इस मिस्टीरियस रात के इख्तिताम पर फिर खान साहब एक डायरी के साथ यहां से निकले और बनी गाला चले गए। राय साहब, ये वीडियोस का हमारी जिंदगी में बड़ा दखल हो गया है। एक वीडियो आई है, ये वीडियो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हाउस की है, और इसका एक गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस से। ये ताल्लुक क्या है और इस वीडियो में क्या है, ये जरा तफसील से हमें बताएं, क्योंकि एक ताल्लुक है और इस सियासी मंजरनामे पर जब हम श्रीलंका की मिसालें देते हैं तो फिर ये ताल्लुक ऑटोमेटिकली बन जाता है। देखिए हाशमी साहब, ये बड़ी अजीबो गरीब वीडियो है और बड़ी आप कह लें कि मजे की भी वीडियो है, क्योंकि एक तो पहले वीडियो आई थी जिसमें श्रीलंका के जो मुजाहिरीन हैं वो सदारती महल में घुस गए थे, डुबकियां लगाई उन्होंने स्विमिंग पूल में। लेकिन अब आज के दिन में एक नई वीडियो आई है और ये मुजाहिरीन फिर श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसे हैं। श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये घुसे हैं। वहां घुसने के बाद ये चले गए श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के बेडरूम में, और वहां से एक वीडियो आई है जहां ये श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के बेड पे, जो कि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का बेड उस वीडियो में नजर आ रहा है, तो उसके ऊपर ये रेसलिंग कर रहे हैं। ये जो रेसलिंग को एक खेल के तौर पर लिया जाता है ना, उस तरह से दो लोग जो हैं वो रेफरी बन गए, कुछ लोग दूसरे लोगों को ऊपर नीचे गिरा रहे हैं और वहां पे वो रेफरी के तौर पर रेसलिंग यहां पे कर रहे हैं। और आप ये कह लें कि पूरा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो उनके कब्जे में है। यानी एक ऐसे हुक्मरान श्रीलंका के जो कि मोरूसी हुक्मरान थे, जिस तरह से इससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था, दूसरा भाई सदर था, लेकिन माशी बहरान जब काबू में नहीं आया, बदतरीन होता गया, तो सदारती महल के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी घुस गए लोग, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जहां कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, उसके बेडरूम के अंदर घुस के उन्होंने वहां पर रेसलिंग की और बड़े कैके लगाए, और बिल्कुल एक ड्रामा आपको ऐसा लगता था कि वहां पे चल रहा है। और बाद में इसी प्राइम मिनिस्टर हाउस को आग भी लगा दी गई। ये आज की श्रीलंका से फुटेज आई है। अब हाशमी साहब, पुरतशद्दुद मुजाहरों को तो कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मुजाहरे वहां पर हुए हैं, जिस किस्म के हालात श्रीलंका में पैदा हुए, वो बिल्कुल अगर आप पाकिस्तान को देखें तो उसकी मुमासलत है पाकिस्तान के साथ। श्रीलंका इसी रीजन का एक मुल्क है। श्रीलंका में इसी तरह मोरूसी हुक्मरानी थी। मोरूसी हुक्मरानी के बाद करप्शन के इल्जामात थे। हुक्मरानों का जो रहन सहन था, उनका बड़ा शाहाना किस्म का रहन सहन था, लेकिन अवाम जो थे वो फाके करने पर मजबूर हो गए थे। उनके जो घर थे वो शाही महल्लात की तरह थे। अवाम बेचारे झोंपड़ियों में मर रहे थे,
और फिर जो माशी बदतरीन बहरान आया और महंगाई का कहर इन हुक्मरानों ने नाजिल किया, $2.5 करोड़ टोटल उनके जो फॉरेन रिजर्व थे वो रह गए थे। जिस तरह पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो पिछले 2.5 महीने में सुकड़ना शुरू हुए। तो इसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है पाकिस्तान के हालात से। एक तो पाकिस्तान में इंतशार और तकसीम, क्योंकि खान साहब की हुकूमत जिस साजिश के जरिए गिराई गई, फिर करप्ट टोला मुसल्लत किया गया, और करप्ट टोला भी ऐसा जो कि चौथी मरतबा इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ है, जिसकी शोहरत और करप्शन के मुतालिक अदालतों से उसके ऊपर मोहरें लगी हैं, अदालतों से सरज याफ्ता ये एक करप्ट टोला है। और उसके बाद हाशमी साहब जिस किस्म की महंगाई इन्होंने की है और मईशत दिवालिया होने के करीब है, तो जिस तरह से खान साहब के साथ लोग खड़े हुए हैं, तो इसमें मुमासलत तलाश की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं। कभी भी आप तशद्दुद को इनकरेज नहीं कर सकते, उसको इंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली जब हुक्मरानों की रविश ऐसी हो तो फिर ये जो मुजाहरे होते हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल पुरअमन नहीं रहे। फिर आपको पता होता है कि अगर लाखों लोग इकट्ठे हैं, उनमें से 200-400 लोग भी एक मरतबा पुरतशद्दुद किस्म का मुजाहरा शुरू कर दें, तो फिर बाकी लोग भी आप ये कह लें कि पुरतशद्दुद किस्म के इक़दामात करना शुरू हो जाते हैं। और फिर इस तरह के जो मॉब्स होते हैं, इस तरह के जो मुजाहरे होते हैं, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कितनी ज़्यादा वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने वहाँ पे हवाई फायरिंग भी की, वाटर कैनन से भी उन्होंने मुजाहिरीन को पसपा करने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन बिला खौफो खतर ऐवान सदर में भी घुस गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी घुस गए, और प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी आग लगा दी गई। तो इसमें बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए कि अगले इलेक्शन की राह हमवार करें और पाकिस्तान के हालात को श्रीलंका के हालात की जानिब ना जाने दें। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था। आपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।